Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter The Cold War Era, and under this chapter, we have discussed about the consequences of the Second World War and the emergence of the two superpowers in the world politics, that is USA and USSR. And in the previous class, we have discussed about the ideology upon which these two superpowers were based, the ideology of capitalism and the ideology of socialism. And we have seen that both these ideologies are completely contradictory, or they are completely opposite to each other. In a capitalist ideology, individual is important. The individual is more important than the society. Individual is more important than the state, and that is why their main stress is on the freedom, and that is why they support liberal democracy, they support open market, they support competition, free and fair competition. Everything is open. This is capitalism. There should not be any kind of restrictions. मतलब restrictions हो but रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ओनली, है ना. तो ये होता है कैपिटलिज्म, जहाँ हर कुछ ओपननेस है, सोसाइटी ओपन है, इकोनॉमी ओपन है, पॉलिटी ओपन है. कैसे कैसे पॉलिटी ओपन है? बिकॉज मल्टी पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम वहाँ पर है. पार्टी बनाने का अधिकार है सबको. डेमोक्रेसी रियल है. डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि ओनली इलेक्शंस आर देयर फॉर ऑन रेगुलर इंटरवल्स. इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों के सामने ऑप्शंस अवेलेबल है, बिकॉज मोर देन वन पार्टी इज देयर, है ना. तो इस तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज ओपन, दैट इज नॉट क्लोज्ड. सोसाइटी ओपन है. क्यों ओपन है सोसाइटी? बिकॉज पीपल हैव राइट, पीपल हैव राइट, ऑल काइंड्स ऑफ राइट जो है वो लोगों को मिले हुए हैं. लाइक जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट होता है, जो लोगों को मिला होता है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. Whatever we are feeling, we are free to express that feeling through speech, through writing books, through the media, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सोसाइटी ओपन है. सोसाइटी के अंदर किसी पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा रहे हैं. लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं बट ओनली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ये नहीं कि इरेशनल वे में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया. यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज, है ना. एक्सप्रेशन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट होता है. ये हम लोगों ने पीछे के जो क्लास 11th का जो फ्रीडम चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था, है ना. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला होता है, हर तरह का फ्रीडम. फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू डू एनीथिंग फॉर अर्निंग द लाइवलीहुड, है ना. ये सारे फ्रीडम्स, हालांकि इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए on the basis of morality, on the basis of national security, restrictions हैं, but overall वो हमें मिला हुआ है. कुछ मामलों में restrictions होते हैं. तो ये होता है ओपन सोसाइटी. तो कैपिटलिज्म के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम ओपन है, सोसाइटी ओपन है, इकोनॉमी ओपन है. इकोनॉमी कैसे ओपन होती है? हर तरह का जो आना जाना है इकोनॉमी के अंदर, चीज़ों का आना जाना अलाउड है. बाहर से सामान आ सकता है, इम्पोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, कैपिटल आ सकती है बाहर से, यहाँ से कैपिटल बाहर जा सकती है ना. तो दिस इज ओपन. इकोनॉमी इज ओपन. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल. और जस्ट अपोजिट होता है सोशलिज्म. सोशलिज्म के अंदर सब कुछ बंद है. द पॉलिटिकल सिस्टम इज क्लोज्ड. व्हाई? बिकॉज सिंगल पार्टी सिस्टम इज देयर. तो वैसे पॉलिटिकल सिस्टम ओपन नहीं कहेंगे हम उसको. इसी तरह से सोसाइटी क्लोज्ड है. क्यों सोसाइटी क्लोज्ड है? क्योंकि लोगों को फ्रीडम नहीं मिले हुए. पीपल आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू फ्रीडम. उनके फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया है, पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया है. तो सोसाइटी ओपन नहीं है. पीपल आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, एक्सप्रेस देयर आइडियाज, है ना. एंड द नेक्स्ट थिंग, इकोनॉमी. इकोनॉमी क्लोज्ड है क्योंकि वहां पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होता है. जो सोशलिस्ट कंट्रीज होते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी चीज होती है कि वो दे डोंट बिलीव इन एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग. अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता भी है तो बाहर के सारे कंट्रीज के साथ नहीं होता एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. दे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ओनली विथ दोज कंट्रीज विच आर सोशलिस्ट, है ना. न तो कैपिटल बाहर से आ सकता है, यहाँ का कैपिटल बाहर नहीं जाएगा, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, नथिंग इज देयर. दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी.
ट्रेड नहीं होता है, फॉरेन ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम इसको कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और कि हर कुछ क्लोज्ड है, एंड बिकॉज एवरीथिंग इज क्लोज्ड, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट द इंडिविजुअल बट द स्टेट एंड द सोसाइटी, है ना। तो कैपिटलिज्म के अंदर इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट, सोशलिज्म के अंदर सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन कैपिटलिज्म individual is important. That is why they are focusing only on freedom of the people. लोगों को फ्रीडम देनी चाहिए उनके हिसाब से, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कैन नॉट बी पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, है ना। और इधर अगर हम कैपिटलिज्म सोशलिज्म में देखेंगे तो सोशलिज्म के अंदर इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सोसाइटी होता है, बिकॉज सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा, क्या होना चाहिए सोसाइटी में? इक्वालिटी होना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट इक्वालिटी व्हाट इज डन, द फ्रीडम ऑफ द पीपल आर curtailed, ठीक है। तो ये हो गया हमारी दो आइडियोलॉजी। जो सुपर पावर्स बने यूएसए और यूएसएसआर, वो दोनों इसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे, एंड दीज टू आइडियोलॉजीज वे नॉट ओनली डिफरेंट बट ऑल्सो अपोजिट फ्रॉम ईच अदर, है ना। दोनों दो डायरेक्शन में जाने वाली थी। तो इनके बीच की जो राइवलरी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक तो ऐसी सुपर पावर्स थे, है ना, सुपर पावर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों सबसे ऊपर हैं, उनके ऊपर और कोई कंट्री नहीं है। बाकी सारे कंट्री से वो अपने वो हैं मिलिटरली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, इन ऑल एस्पेक्ट दे आर सुपीरियर देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो बाकी से तो उनकी राइवलरी नहीं होगी, लेकिन आपस में क्या था, राइवलरी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से वापस वहां जाएंगे जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। यू मस्ट रिमेंबर हाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। हाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, सबसे जो लास्ट इवेंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो क्या था? वो था 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया, एंड 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया। अब ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का ड्रॉपिंग होता है, ड्रॉपिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब बाय यूएस ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, दैट एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट एक्चुअली हम कहने के लिए ये कह देते हैं कि इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, बट एक्चुअली व्हाट यू फाइंड कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड अर्लियर, पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। हिटलर सरेंडर कर चुका था पहले ही। और यू मस्ट सी इन योर बुक, जहां पर ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, दे आर रेजिंग द फ्लैग ऑफ यूएस ऑन वन सिटी ऑफ जापान। जापान के शहर में वो यूएस का फ्लैग रेज कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? क्यों वो यूएस का फ्लैग रेज कर रहे हैं? कैसे रेज कर पा रहे हैं? बिकॉज द वॉर ये बता रहा है कि अमेरिका जीत चुका है, जापान इज इन द कंट्रोल ऑफ अमेरिका। कौन सा मंथ हमने कहा? द मंथ वॉज February 1945. Okay. The month was February 1945. ठीक है, 1945 के फरवरी में अमेरिका अपनी फ्लैग रेज कर देता है जापान के शहर में। नेक्स्ट आप देखेंगे जो सेकेंड पिक्चर है, that is about the Soviet soldiers. They are raising their flag on the Reichstag building in Germany. जर्मनी का जो पार्लियामेंट होता है उसको राइक्सटैग कहते हैं। उस राइक्सटैग की बिल्डिंग पे वो अपने फ्लैग को रेज कर रहे हैं। कौन? यूएसएसआर के सोल्जर। कब? महीना कौन सा है? दिन साल कौन सा है? द ईयर इज 1945 एंड द मंथ इज मई। तो अगर जापान में यूएस अपने फ्लैग को रेज कर रहा है, जर्मनी में यूएसएसआर अपने फ्लैग को रेज कर रहा है, हिटलर
सरेंडर कर चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आते आते खत्म हो चुका है, जीत चुके हैं अलाइड पावर्स, एक्सेस पावर्स हार चुके। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, ये दो इंसिडेंट होते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। अब सवाल ये उठता है, जब अलाइड पावर्स जीत चुके थे, नो इट्स हिरोशिमा, पहले उन्होंने हिरोशिमा पे डाला था, देन नागासाकी, है ना। सवाल ये उठता है कि जब जब अलाइड पावर्स जीत चुके थे तो फिर ये क्यों इतने लाइफ्स की लॉस, इतने प्रॉपर्टी की लॉस, नॉट ओनली दिस वाज द लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया उसका जो इम्पैक्ट था वो 50 साल तक लोगों ने झेला। जो बर्थ वहां पर होते थे, आज से कुछ साल पहले तक की ये बात हम समझ सकते हैं, 20-25 साल पहले तक ये इफेक्ट उसका दिखता था कि जो बर्थ होते थे तो बच्चों में डिफॉर्मिटी आती थी बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये जो बर्बादी किया गया, दिस डिवास्टेशन विच वॉज कॉज्ड बाय यूएस, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट डिवास्टेशन? जब अलाइड फोर्सेस जीत चुके थे फिर भी अमेरिका ने ये क्यों किया? द रीजन वॉज कि यूएस जान चुका था कि अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते होते यूरोप खत्म हो चुका है ना, यूरोप का डिवास्टेशन हो चुका था। जो एक सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट था, उसके पावर बिल्कुल खत्म हो चुके थे, और यूएस जान गया था कि अगर उसके मुकाबले का कोई है इस धरती पर तो कौन है? वो यूएसएसआर है ना। तो यूएसए ये समझ चुका था कि अब आगे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स शेप लेने जा रहा है उसमें दो ही मेन प्लेयर होने जा रहे हैं, एक तो वो खुद यूएसए है और दूसरा यूएसएसआर है। तो ऑब्वियसली जब हम जान जाएंगे कि मेरा कॉम्पिटिटर वो है, मेरे बराबर पावर का एक ही कंट्री है, तो हमारा एम क्या होगा? हम उसको भी दबाना चाहेंगे, उससे भी आगे निकलना चाहेंगे, है ना। ये इट्स ह्यूमन, है ना, ये ह्यूमन नेचर होता है हमारे अंदर। इस तरह की प्रवृत्ति, जो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज नेचुरली देयर, उसके लिए हमको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, हमारे अंदर खुद ही खुद। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होती है, अगर एक इंसान के हिसाब से हम सोचें तो क्या होता है, कुछ लोगों में इस तरह के जो सोच होती है, एटीट्यूड होते हैं, बहुत ज्यादा होती है, कुछ में कम होती, बट होती सब में। तो इन द सिमिलर वे एक कंट्री भी वैसे ही सोचता है। I told you earlier also, if you want to understand the international politics, what is required to understand the basics of human nature? Human nature की जो basic चीजें हैं, एक इंसान अपने लिए जिस तरह से सोचता है, एक कंट्री भी उसी तरह से सोचता है। That is important to understand, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और यूएस ने किस कंट्री को चुना बॉम्ब गिराने के लिए? जापान को। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ जापान। जापान इज इन एशिया एंड यूएसएसआर के बहुत पास, है ना। तो वो यूएसए क्या चाहता था कि एशिया में उसका जो डोमिनेंस है वो कायम हो जाए, दुनिया ये समझ जाए कि अगर यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर हमारे सामने आ रहे हैं तो उसमें यूएसए इज मोर पावरफुल देन यूएसएसआर, क्योंकि यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब का गिराना जो था, अगर नहीं भी गिराता यूएस इस न्यूक्लियर बॉम्ब को तो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था, बट ओनली टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस, इट्स डोमिनेंस, इट वाज डन बाय यूएसए, ताकि जो एशिया की कंट्रीज है वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में ना आकर के उसके इन्फ्लुएंस में रहें। ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्हाट हैपेंस, मोस्टली यही होता है। नॉर्मली जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो ऐसे में जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं उनके बीच में राइवलरी हो जाती है, हो सकती है, नॉट नेसेसरली कि हो जाएगी, ऐसा होता है नॉर्मली कि वो चाहेंगे कि ज़्यादा
हम ज़्यादा पावरफुल हो। कैसे हमारा पावर पता चलेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको फॉलो करेंगे। तो इन द सिमिलर वे जो 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 वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें जो सुपर पावर्स है उनका भी यही एम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड होता है वो न्यूक्लियर बम की ड्रॉपिंग के साथ होता है। और न्यूक्लियर बम के ड्रॉपिंग के पीछे अमेरिका का अपना डोमिनेंस दिखाना था। हालांकि अमेरिका ने जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए कि उसने क्यों बॉम्ब गिराया, उसका ये कहना था कि जापान में अलाइड फोर्सेस को खतरा था, तो अलाइड फोर्सेस को बचाने के लिए, वॉर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसको ये बॉम्ब गिराना पड़ा। ठीक है, तो ये उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है। अब इसमें हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर जाएंगे, एंड दैट इज कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आखिर क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है? इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, with the end of Second World War, Cold War started, है ना? सवाल ये उठता है क्यों? ये क्यों हुआ? क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है? सो व्हाट वी फाइंड कि कोल्ड वॉर के एंड के साथ ही यूरोप का डिवास्टेशन होता है एंड दो सुपर पावर्स आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, एंड these two superpowers were based on two different and opposite ideology. And other than this, what we find कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है वो तरीका जो था ना, उसने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया कि अब the humanity is not ready, or we can say that humanity cannot afford the third world war. क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में ही न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हो गए तो ऑब्वियसली अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो होगा उसमें तो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज होना ही होना है, क्योंकि हर समय हम आगे बढ़ते हैं, स्टैग्नेंट नहीं होता है इंसान जो है वो हर समय कहीं ना कहीं हम आगे ही बढ़ते हैं, है ना, पीछे तो बिल्कुल नहीं जाते। तो अगर हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया है तो ऑब्वियसली अगर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है दुनिया में तो उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब तो यूज होना ही है, और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज होता है तो उसके कारण जो बर्बादी होगी, जो डिस्ट्रक्शन होगा, दैट इज अनइमेजिनेबल, एंड दैट डिस्ट्रक्शन में कॉज एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। पूरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही हो सकता है इस दुनिया से खत्म हो जाए, क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो अब बन चुके हैं, जो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा, जितना डिस्ट्रक्शन उस समय हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, उससे कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन अब हो सकता है, क्योंकि अब और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा में यूज हुआ उसका क्या नाम था, कोड नेम क्या था? लिटिल बॉय। हिरोशिमा में यूज हुआ था, दैट वाज नोन एज, कोड नेम था लिटिल बॉय। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी में यूज हुआ था दैट वाज कोड नेम्ड एज फैट मैन। ठीक है, तो ये जो फैट मैन और लिटिल बॉय थे, इनकी अगर इन बॉम्ब्स की डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी को देखें तो इनकी जो डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी होती है दैट इज मेजर्ड इन किलोटन यील्ड। ठीक है, किलोटन यील्ड में हम इसको मेजर करते हैं। तो किलोटन यील्ड जो हम मेजर कर रहे हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि जो लिटिल बॉय था और जो फैट मैन था, इनकी जो वो थी
डिस्ट्रक्शन की जो कैपेसिटी थी वो 15 और 21 किलोटन था। ठीक है, इसका 15 था लिटिल बॉय का और इसका 21 किलोटन था। मतलब वो 15 और 21 किलोटन डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते थे या किया था उन्होंने। लेकिन अगर 1950s 45 के बाद हम जो 50s में तरह तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं और भी बहुत सारे बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स दोनों ही कंट्री यूएसए और यूएसएसआर डेवलप करते हैं, तो उस 1950s में अगर हम देखें तो उस समय ही इन दोनों कंट्रीज ने थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डेवलप कर लिया था। और ये जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात कर रहे हैं, थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स, ये 1950s में ही यूएस और यूएसएसआर दोनों ने डेवलप कर लिया था। और इनकी जो डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी थी वो 10 से 15,000, यू कैन जस्ट इमेजिन, फ्रॉम 10,000 टू 15,000 किलोटन्स था। नाउ यू कंपेयर दिस, 1950s में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उनका जो डिस्ट्रक्शन का कैपेसिटी है वो 10,000 से 15,000 किलोटन है, और यहाँ जो यूज हुआ था 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके डिस्ट्रक्शन की जो कैपेसिटी थी दैट वाज जस्ट 50 एंड 21। तो जस्ट इमेजिन क्या डिस्ट्रक्शन होगा। और 50 से आज हम 200, आज की बात आप छोड़ दीजिए, जब कोल्ड वॉर का ही समय चल रहा है तो 50 से 60s में जा रहे हैं, 60 से 70s में जा रहे हैं। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। टेक्नोलॉजी जितना इम्प्रूव करेगी डिस्ट्रक्शन का जो स्केल है वो बढ़ता जाएगा। तो जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है उस तरीके ने ये कह दिया, ये साबित कर दिया कि नाउ द वर्ल्ड इज नॉट रेडी, the world cannot afford the third world war, because अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स जो अब यूज होंगे वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे जिसकी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, एंड विच कैन इवन एंड द होल ह्यूमैनिटी। तो अब क्या है, राइवलरी तो है, दो सुपर पावर्स हैं, दोनों के आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है, दोनों के बीच राइवलरी बहुत ज़्यादा है, पावर की लड़ाई है, दोनों अपने इन्फ्लुएंस को, अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो राइवलरी तो है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है दोनों सुपर पावर्स को, क्योंकि जिस समय वो दोनों सुपर पावर्स डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे बस क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आए तो क्या होगा, कोल्ड वॉर। ऊपर से एवरीथिंग इज नॉर्मल, है ना, नथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, सब कुछ सही है ऊपर ऊपर, लेकिन राइवलरी अंदर अंदर चल रही है, अंदर अंदर में वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, अपने आप को, अपने डोमिनेटिंग पोजीशन को दिखाने का पूरा एफर्ट चल रहा है ना, लेकिन ऊपर से क्या लग रहा है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। दिस इज व्हाट वी कॉल कोल्ड वॉर, एंड दिस इज द रीजन आखिर क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे 3 रीजन हम देखेंगे। एक तो हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही 2 सुपर पावर्स आ जाते हैं, यूरोप खत्म हो जाता है, दोनों सुपर पावर्स 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज पर बेस्ड थे, नॉट ओनली डिफरेंट बट ऑपोजिट ऑल्सो। एंड द थर्ड रीजन इज कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है वो इस बात को बता देता है कि अब जब भी वॉर होगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज होगा, एंड द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी टू फेस दिस थर्ड वर्ल्ड वॉर, एंड दैट इज व्हाई दिस कोल्ड वॉर स्टार्टेड। ठीक है, अब इसी में एक चीज जो हमें जाननी और है वो है द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, जो कि इसी न्यूक्लियर वेपन्स से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, the logic of
अब ये क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक ऑफ डेटरेंस? तो ऐसा सपोज करो कि न्यूक्लियर वॉर हो गया, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो कि न्यूक्लियर वॉर ही होगा, तो अगर ये न्यूक्लियर वॉर होता है तो इसमें इसका क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस? कंसिक्वेंस यही होगा कि जो दोनों साइड्स हैं वो इतने बुरी तरह से इस वॉर का जो हार्म होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि ये कहना ही मुश्किल होगा कि विनर कौन है, क्योंकि विनर का भी कंडीशन खराब होगा। विनर विल ऑल्सो नॉट बी इन एडवांटेजियस पोजिशन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वॉर। तो न्यूक्लियर वॉर अगर होता है तो विनर और लूजर का कोई सेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि एवरीवन विल बी द लूजर, नो वन विल बी द विनर, क्योंकि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये खतरा होगा, है ना। तो इसमें विनर और लूजर का कोई सवाल ही नहीं उठता है न्यूक्लियर वॉर में। ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ही एंड करने वाली बात होगी, है ना। तो सपोज करो कि एक जो साइड है वो अटैक करता है, ठीक है, यूएसए या यूएसएसआर, कोई भी एक जो सुपर पावर है वो अटैक करता है ना। और वो क्या करता है, जो उसके राइवल का न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसको डिसेबल कर देता है ना। उसको लगता है कि मैंने उसके सारे न्यूक्लियर वेपन को डिसेबल कर दिया, बट एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी कंट्री के पास होते हैं, बहुत हाई सिक्योरिटी में रखे जाते हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो जिसने अटैक किया, ठीक है, उसको क्या लगेगा कि उसने तो सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को उसके डिसेबल कर दिया है ना। अब वो सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेगा और खत्म हो जाएगा, इस कंट्री का एंड हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या होगा कि इसको लगता है कि इसने खत्म कर दिया, बट एक्चुअली क्या हो सकता है कि जो दूसरी कंट्री है उसके पास अभी भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बचे हुए हों, जिस न्यूक्लियर बॉम्ब को, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके वो बहुत ही बुरी तरह का डिस्ट्रक्शन ला सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, करना क्या है, वॉर नहीं होगा, बट यू विल हैव टू बी रेडी फॉर द वॉर। अपने जो स्टॉक है न्यूक्लियर वेपन्स का, उस स्टॉक को पाइल अप करो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लीजिए, इतना ज्यादा आपके पास न्यूक्लियर वेपन हो जाए कि सामने वाला आप पर अटैक करने की सोचे ही नहीं, उसको हिम्मत ही नहीं पड़े कि वो उस पर अटैक करने की सोच भी सके। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है। दिस इज कॉल्ड लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस, आपके पास बहुत पावर है। क्यों? क्योंकि वेपन्स आपके पास बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वेपन्स है कि आपको कभी भी उस वेपन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नेवर नीड टू यूज दोज वेपन। बस होना चाहिए ताकि आपसे लोग डरें, कोई आप पे अटैक करने की सोचे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो लॉजिक होता है ना, दिस इज कॉल्ड लॉजिक ऑफ डेटरेंस, कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक को इतना बढ़ा ले कि कोई दूसरी कंट्री हम पर अटैक करने की सोच ही ना सके, ठीक है। तो दोनों जो साइड्स हैं, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट रिटेलिएट करेंगे और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाएंगे कि उस डिस्ट्रक्शन के कारण नुकसान पूरी दुनिया का होगा और कोई भी साइड वॉर इनिशिएट करने का सोच ही नहीं सकता है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर में इंटेंस राइवलरी है सुपर पावर्स के बीच में, है ना, लेकिन फिर भी वो कोल्ड ही रहता है। वो राइवलरी कभी भी हॉट वॉर में चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर हॉट वॉर होगा तो फिर डिस्ट्रक्शन हो, है ना। तो इसलिए कोल्ड वॉर रहता है। यहाँ पर लॉजिक ऑफ डेटरेंस काम करता है, जिसमें कि ये मतलब है कि आप अपने वेपन्स के स्टॉक को इतना ज्यादा बढ़ा लीजिए कि कोई आप पर अटैक करने की सोच ही ना सके, ठीक है। तो ये जो डेटरेंस रिलेशनशिप है, उसके कारण वॉर नहीं होता है, बट राइवलरी रहेगी, राइवलरी तो रहेगी बट वॉर नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड डेटरेंस रिलेशनशिप। दिस इज लॉजिक ऑफ डेटरेंस, दिस इज डेटरेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टू सुपर पावर्स, जिसके कारण वॉर नहीं होता है बट राइवलरी रहती है।
So this is all for today's class, and we will continue this discussion in the next class.